हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जो क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक बच रहे हैं हमारे उनको कवर कर लेंगे। मेनली तो एक टॉपिक बच रहा है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, और इस गैल्वेनोमीटर से हम जो एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन करते हैं उसको भी हमें पढ़ना है। ये 3 टॉपिक हमारे टोटल बच रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब करंट लूप होता है उस लूप को हम किस में छोड़ते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाता है, उस पर टॉर्क लगाता है। टॉर्क लगने से ये घूमेगा, घूमने से हमारे क्या फायदा हो सकता है, हम इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एमसीजी बना सकते हैं हम, ठीक है। और इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, इस गैल्वेनोमीटर से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में या वोल्टमीटर में इसको बदल सकते हैं। होता क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो देखो। A moving coil galvanometer is a highly sensitive instrument used to detect and measure very small electric currents। मतलब क्या है, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं उनको भी मेजर कर सकता है। हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, सुग्राही इसको बोलते हैं हिंदी में, कि सुग्राही उपकरण है जो कि धाराओं के छोटे छोटे मानों को भी मेजर कर सकता है। इसको हमें क्या करना हो सकता है कि एमीटर में बदल सकते हैं। एमीटर क्या होता है, जो करंट का मेजरमेंट करता है। वोल्टमीटर क्या होता है, जो वोल्टेज का मेजरमेंट करता हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एमसीजी के बारे में कि एमसीजी क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चल कुंडली धारामाप, ठीक है, चल कुंडली धारामाप। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस प्रकार का ये दिखाई देता है अंदर से, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये दिखाई इस प्रकार से देता है कि 2 नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेट्स लगे होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल कॉनकेव पोल्स डिजाइन टू शेप द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इनकी डिजाइनिंग को इसी प्रकार से क्यों रखा जाता है वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि सीधे क्यों नहीं होते। और फिर देखो एक रेक्टेंगुलर कोइल लगी होती है। ये जो है वो कॉपर की एक कोइल है, आपको जो दिख रही है, इसके बहुत सारे टर्न्स दिख रहे हैं अपने को। बीच में एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर लपेटी होती है। इस सिलेंडर का मतलब क्या होता है, ये काम क्या होता है इसका, ये होती है सॉफ्ट आयरन क्रोड होती है, मतलब एक नरम लोहे की क्रोड होती है। सिलेंड्रिकल कोर प्लेस्ड इनसाइड द कोइल टू इंक्रीज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मतलब क्या है कि चुंबकीय पारगम्यता को बढ़ाने के लिए इसको कोइल के अंदर रखा जाता है, ताकि ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए काफी सेंसिटिव हो जाए, हमें जो वैल्यू हो वो दिखे। सेंसिटिव इसी के कारण होता है। पॉइंटर एंड स्केल मतलब अटैच टू द अपर टर्मिनल T1 मूव्स ओवर ए यूनिफॉर्म स्केल टू इंडिकेट डिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, ये जो पॉइंटर आपको दिख रहा है, सुई दिखती है, तो हमें तो बाहर से ही केवल सुई दिखती है और स्केल दिखती है। ये जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो करवाने से इसमें टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने से ये घूमती है, घूमने के साथ साथ में इस सुई को भी साथ में घुमाती है और इसमें स्केल से आगे की ओर बढ़ती है। अब हमें पता है कि टॉर्क जो होता है वो होता है एम बी साइन थीटा। एम क्या होता है यहाँ पर, एन आई ए, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट, ए क्या है इसका एरिया। तो जितना मान आई का बढ़ेगा, क्या टॉर्क का मान बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। टॉ इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो जितना ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगा टॉर्क ज्यादा लगेगा, टॉर्क ज्यादा लगने से ये सुई भी ज्यादा घूमेगी। तो हमें पता चल जाएगा करंट की वैल्यू ज्यादा है या कम है, और कितनी होगी उसके अनुसार हम क्या कर देते हैं, इसके सेल की लाइनिंग बना देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक नीचे स्प्रिंग लगी होती है, इसका रोल भी हम पढ़ेंगे। इसका रोल क्या होता है कि जब ये कोइल घूमती है तो घूमते समय इसको अपने निश्चित मान तक रोकने के लिए, जितना करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है उस टॉर्क तक रोकने के लिए, या हम ऐसा कर सकते हैं दोबारा इसको करंट को जब हम हटाते हैं तो अपने इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी जो उसको वापस वहीं पर लेके आए। और वो क्या होती है, वो स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग से एक टर्मिनल T2 जुड़ा होता है और एक ऊपर जो है ये कोइल है इसके साथ में जुड़ा होता है T1 जुड़ा होता है। ये प्रकार का इसका अरेंजमेंट रहता है। अब देखो प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हेन ए करंट कैरिंग कोइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। टॉर्क डिफ्लेक्ट करेगा इसको जब भी हम करंट फ्लो करवाएंगे, और उसकी वैल्यू सीधी याद रखनी है हमें, कितनी होती है, एन आई ए, ये तो हो जाएगा एम बी साइन थीटा। और साइन थीटा जो है ये हमेशा इसके लिए कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है वो अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो सीधे सीधे कितना जाएगा, टॉर्क बराबर एन आई ए बी। तो हम कह सकते हैं एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो सारा का सारा किस पर निर्भर किया, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये है इसका मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये देखो सबसे मेन चैलेंज क्या था पहले, कि अगर हम इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको हम क्या करते हैं, सीधा करते हैं। ऐसे सीधा करने से हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही परपेंडिकुलरली बाहर निकलती हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे निकलती,
ठीक है। और फिर क्या होता है कि कुछ पोजीशन तो ऐसी होती ही इसकी कोयल की जहां पर तो ये इसका जो प्लेन होता वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता, पर बाकी सब पोजीशंस पर से इसका जो टॉर्क की वैल्यू होती वो किस पर डिपेंड करती, थीटा पर डिपेंड करती या साइन थीटा पर डिपेंड करती। अभी हम पढ़ के आए थे कि NIAB साइन थीटा। पर हमें तो इस प्रकार से चाहिए कि हर जगह जो टॉर्क हो वो मैक्सिमम हो, इसलिए हमने क्या किया, इनकी जो शेप है वो हमने कैसे कर दी, वो हमने कर दी सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं एंड द सॉफ्ट आयरन कोर फोर्स द फील्ड लाइंस टू रेडिएट परफेक्टली आउटवर्ड। मतलब क्या होता है, इसमें हमने जैसे ही इनको सिलेंड्रिकल किया तो यहां से देख सकते हो आप, यहां से परपेंडिकुलर निकलेंगी, यहाँ से भी परपेंडिकुलर निकलेंगी, यहाँ से भी परपेंडिकुलर निकलेंगी, यहाँ से भी परपेंडिकुलर निकलेंगी, मतलब सब जगह पर परपेंडिकुलरली तो निकल रही हैं और परपेंडिकुलरली क्या हो रही है, एंटर कर रही हैं। तो हमारे क्या फायदा हुआ कि मान लो कोई पोजीशन ऐसी है जिसमें ये कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हो रहा है, कोयल जो है वो इस प्रकार से बन रही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी जो इसके प्लेन के क्या होगी, पैरेलल होगी। मान लो कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर ये इस प्रकार से बन गई, ठीक है, तो पक्का कोई ना कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी जो इसके प्लेन के पैरेलल जा रही होगी ऐसे। तो हर एक पोजीशन पर कोई ना कोई पैरेलल लाइंस के प्रेजेंट होगी। पैरेलल लाइन होने से क्या होगा कि जो इसका एम होता है और ये जो बी है इनके बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 का रहेगा। 90 का रहने से साइन 90 कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे क्या मिला, देखो लिख रखा है द प्लेन ऑफ द कोइल रिमेन्स स्ट्रिक्टली पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल टाइम्स। हर जगह हर बार क्या रहेगा, 90 डिग्री का कोण रहेगा। तो 90 डिग्री रहने से साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो आपको परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनके जो ध्रुव होते हैं उनको बेलनाकार क्यों रखा जाता है, सिलेंड्रिकल क्यों रखा जाता है, ताकि ये हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हों रेडियली आउटवर्ड्स हों, त्रिज्यीय रूप से हमेशा क्या निकल रही हों, बाहर की ओर निकल रही हों। जिससे फायदा क्या होता है कि इसका जो प्लेन होता है कोयल का या कुंडली का वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या चुंबक क्षेत्र की दिशा में ही बना रहता है, जिससे कोण हमेशा कितना आता है, एम और बी के बीच में 90 डिग्री का। तो टॉर्क हमेशा मैक्सिमम लगता है, ठीक है। अब देखो जैसे ही वो घूमेगी, घूमने से क्या होगा, घूमते समय साथ साथ में एक जो स्प्रिंग जुड़ी हुई है वो स्प्रिंग भी घूमेगी। स्प्रिंग में एंटन उत्पन्न होगा, टॉर्सन उत्पन्न होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टॉर्सन बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं एंटन, ठीक है। अब इस एंटन के कारण फायदा क्या होता है, जैसे ही ये कोयल घूमती है, घूमते समय जो टॉर्क लगता है इसके कारण तो ये घूमेगी, पर इसको इस लिमिट पर रोकना कि हाँ जो आई करंट फ्लो हुआ है उसी के अनुसार ये रुक जाए, तो कौन रोकेगी, ये रोकेगी स्प्रिंग। इसमें जैसे मान लो ये टॉर्डी लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है करंट के कारण, ये घूमेगा, घूमने से टॉर्क लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। पर जैसे ही ये कोयल घूमेगी, घूमते साथ साथ में पीछे कौन घूमेगी, स्प्रिंग घूमेगी। स्प्रिंग में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा जो कि उसको उल्टी दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लिखेंगे टो आर से, जिसकी वैल्यू जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, जितने एंगल से ये घूमती है। मान लो वो एंगल कितना है, थीटा है, तो इसको जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, वो हम क्या लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टो आर इज इक्वल टू C5। पर एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जब हमको टो आर और टो डी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। पहले वो क्या होता है, साथ साथ में सुई घूमेगी, जैसे करंट बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब सुई रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर जो स्प्रिंग में लगने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि टो डी इज इक्वल टू टो आर, मतलब जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी हमें तब टो डी और टो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो NIAB और C थीटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इससे C को इधर भेज दो, तो NAB अपॉन C मल्टीप्लाई बाई I। अब देखो N कॉन्स्टेंट है, B कॉन्स्टेंट है, एरिया कॉन्स्टेंट है और C भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर ये पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो थीटा सारा मान किस पर डिपेंड कर रहा है, I पर डिपेंड कर रहा है। तो थीटा हम क्या लिखेंगे, थीटा समानुपाती I, ठीक है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I। तो जितना हम करंट को बढ़ाएंगे उतना ही थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। थीटा बढ़ने से क्या होगा, वो जो सुई है वो भी डिफ्लेक्ट ज्यादा होगी। बिकॉज डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, द गैलोमीटर फीचर्स ए ब्यूटीफुली यूनिफॉर्म इवनली स्पेस्ड स्केल। मतलब क्या है, सारा का सारा मान आई पर डिपेंड कर रहा है। इससे हम NAB और C की वैल्यू डिसाइड करके हम अपने हिसाब से एक गैलोमीटर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि दो राशियां होती है, एक तो करंट सेंसिटिविटी, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं धारा सुग्राहिता और इसको बोलते हैं वोल्टेज सुग्राहिता या वोल्टता सुग्राहिता।
अब ये होते क्या है, कोई भी गैल्वेनोमीटर करंट के लिए कितना सेंसिटिव है वो क्या कहलाएगी, उसकी करंट सेंसिटिविटी कहलाएगी। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, मतलब क्या है, थीटा पर यूनिट करंट, जो किसके बराबर होगा, सेंसिटिविटी। यहाँ पर आई का मतलब क्या है, करंट से, ठीक है। और थीटा अपॉन आई कैसे निकाल सकते हैं, थीटा अपॉन आई ये रहा, इसमें आप आई को इधर भेजो तो थीटा अपॉन आई क्या बनेगा, एन ए बी अपॉन सी, तो ये बन गया एन ए बी अपॉन सी, ये हो जाएगी करंट सेंसिटिविटी। इसी प्रकार से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, मतलब अगर पर यूनिट करंट है तो करंट सेंसिटिविटी है, और वोल्टेज है तो क्या हो जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो थीटा अपॉन वी, तो वी क्या होता है, आई आर होता है, तो थीटा अपॉन आई आर, और थीटा अपॉन आई ये क्या होता है, एन ए बी अपॉन सी, तो हमने लिख दिया एन ए बी अपॉन सी, और बटे में क्या आ गया, कैपिटल आर आ गया, ठीक है। और इससे आप ये भी देख सकते हो, थीटा अपॉन आई को हम अगर ऐसा ही लिखें तो ये क्या बन सकता है, एस वी इज इक्वल टू एस आई अपॉन आर, ये दोनों में रिलेशन होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी में और करंट सेंसिटिविटी में, ठीक है। इनके जो मात्रक हैं वो आपको दे रखे हैं, रेडियन पर एम्पियर या डिवीजन पर एम्पियर, और इसी प्रकार से रेडियन पर वोल्टेज या डिवीजन पर वोल्टेज। अब हम देखते हैं एमीटर के बारे में कि एक एमीटर जो होता है वो क्या होता है, और किस प्रकार से हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल भी है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना या गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। तो एमीटर जो होता है वो होता है एक हाईली इंटीग्रेटेड डिवाइस यूज टू मेजर लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स, मतलब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर तो गैल्वेनोमीटर भी कर सकता है, पर गैल्वेनोमीटर की एक समस्या है, वो छोटे छोटे मान ही कर सकता है, बड़े मान को नहीं कर सकता, माइक्रो एम्पियर कोटि कर सकता है वो। तो हम लार्ज करंट्स को भी मेजर कर पाए तो वो तरीका क्या रहेगा, इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, ये ध्यान रखना, हमेशा किस में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है मेन सर्किट के। द कन्वर्जन स्ट्रेटेजी, मतलब हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। आप पहले तो ये देखो कि हमें मान लो इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किस में करना है, एक एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आदर्श जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि हमें करंट का मेजरमेंट करना है, हमें करंट को खाना नहीं है। तो क्या होगा, करंट जैसे मान लो इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है, और हमने क्या किया, इसके बीच में, सर्किट के बीच में सीरीज में, श्रेणी क्रम में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर का भी खुद की कॉइल्स जो होती है उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी है, ठीक है। अब इस कैपिटल जी के रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, करंट में कमी हो जाएगी। क्यों, कि करंट क्या होता है, वो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, अपने को पता है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे फिर कि इसको हम ऐसा चाहेंगे कि करंट में जो कमी हो रही है वो सबसे कम से कम हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं एस, इसको हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टर बोलते हैं। शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जुड़ता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि जो करंट आई आ रही है वो उस पथ का चयन करती है जहां पर रेजिस्टेंस कम मिलेगा। अब रेजिस्टेंस कम जो है वो शंट रेजिस्टर में है, तो ये क्या होगी, करंट जो है, मैक्सिमम करंट जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से बाईपास हो जाएगी। और दूसरा बात ये है कि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में जब भी कोई कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं रेजिस्टेंस, तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम मिलता है अपने को। तो शंट रेजिस्टेंस का जो भी पहले से बहुत छोटा है, इससे भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू काफी छोटी हो जाएगी। तो हमें जो चाहिए था वो हमारा काम हो गया। अब हम क्या होगा, देखो जो करंट आई आ रहा है उसका आई जी पार्ट तो गैल्वेनोमीटर में से चला गया, और बचा कितना, आई माइनस आई जी, जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो किस में जाएगा, एस में से जाएगा। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, हमेशा क्या होती है, करंट हमेशा उस पाथ को चयन करता है जहां पर उसको रेजिस्टेंस कम से कम मिले। द शंट एक्ट्स एज ए मैसिव बाईपास लाइन, तो शंट रेजिस्टेंस होता है उससे क्या करते हैं, हम इसको बाईपास ही कर देते हैं, डायरेक्टिंग द मेजॉरिटी ऑफ द डेंजरस करंट अवे फ्रॉम द फ्रेजाइल गैल्वेनोमीटर कॉइल। मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर कॉइल की जो होती है वो ज्यादा करंट को मेजर नहीं कर पाती, या अपने अंदर से गैल्वेनोमीटर के अंदर से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने से वो जो टूट जाती है, ठीक है, मेल्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ जो बड़ा करंट है उसको तो बाईपास ही कर देते हैं, शंट रजिस्टर में से बाईपास कर देते हैं, और जो हमें मेजरमेंट करने के लिए जो करंट चाहिए, थोड़ा सा करंट चाहिए, वो हम उसमें से गुजार देते हैं। अब क्या तरीका रहता है, आपने ये देख लिया कि जहां पर क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, एक शंट रजिस्टर है, इसमें इन दोनों पर वोल्टेज की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर का और शंट का दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आई जी इंटू जी, आई इंटू आर, इसमें भी आई इंटू आर, मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है, आई जी है, और इसमें कितना है, आई ए माइनस आई जी, ये आई जी इधर नहीं है, इधर से आई जी है, ठीक है। तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। अब क्या होगा, आई एस की वैल्यू कितनी है, आई माइनस आई जी। जैसे ही हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस i माइनस आई जी को उधर भेज दो, क्या बनेगा, s इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो अब अगर हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता हो, गैल्वेनोमीटर में आने वाले करंट की वैल्यू पता हो कि वो कितना साइन कर सकता है, तो हम अपने हिसाब से
जितना आई एम्पियर के एमीटर का निर्माण हमें करना है उसके अनुसार हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसमें वहां पर शंट जोड़ के उस अनुसार एमीटर का निर्माण कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस रहती है गैलोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। पर वोल्ट मीटर क्या होता है वो देखो, वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, जैसे एमीटर एक जो होता है वो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। पर वोल्ट मीटर क्या होता है, एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो जिन दो बिंदुओं के बीच में हमें वोल्टेज फाइंड करना है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द कंपोनेंट्स, मतलब हमेशा क्या जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता है। जैसे एमीटर जो होता है वो सीरीज में जुड़ता है, ये पैरेलल में जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। इसका तरीका क्या रहता है कि हमें इसमें करंट नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तरीका देखो इस प्रकार से है, मान लो इन दो बिंदुओं के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है कुछ भी, और इसके सिरों के बीच में हमें क्या मेजरमेंट करना है, वोल्टेज मेजर करना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें मान लो करंट आई फ्लो हो रहा हो, अब अगर आई इसमें से निकल गया तो एक्चुअल में ऊपर से आई की वैल्यू कम हो गई, और ऊपर से आई की वैल्यू कम होने से मतलब हो जाएगा इसका ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वोल्टेज हमें जो मेजरमेंट करना है वो एक्चुअल में वोल्टेज वहां पर बचा ही नहीं है, तो हमने एक्चुअल वोल्टेज को खराब कर दिया। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो ही ना हो, इधर वाले गैलोमीटर के रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं हो, मैक्सिमम करंट जो है ऊपर से निकल जाए। तो इसके लिए तरीका ये रहता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, इधर से जो है वो करंट फ्लो ही नहीं होता। ये क्या होता है, एक बहुत हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इधर से करंट नहीं फ्लो होगा, ज्यादा मोस्ट ऑफ ऊपर से फ्लो हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो, एक परफेक्ट वोल्टमीटर शुड सिंपली ऑब्जर्व द वोल्टेज विदाउट स्टीलिंग एनी करंट। मतलब इसको क्या करना क्या होता है, केवल वोल्टेज का मेजरमेंट करना होता है, ना कि कोई भी करंट चुराना नहीं होता इसका काम। तो एडिंग ए मैसिव सीरीज रेजिस्टेंस एंश्योर्स इट इज ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट। मतलब क्या है कि इसके सीरीज में हम क्या कर देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं ताकि जो मैसिव करंट होता है वो ऊपर से ही निकल जाए। अब इसमें वही तरीका है, हमने क्या किया था कि ऊपर जो गैलोमीटर था इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था कैपिटल जी, इसके सीरीज में हमने क्या जोड़ दिया, एक आर रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसका बहुत ज्यादा हाई क्या हो, रेजिस्टेंस हो। तो अगर हमें ये पता हो कि इन दोनों के पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज कितना आएगा, वी आएगा, तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो गैलोमीटर का और इस रजिस्टर का हाई रेजिस्टर जो है, इन दोनों का सम जो होगा वोल्टेज का, वही तो वी के बराबर होगा। गैलोमीटर में करंट कितना आ रहा है, आई जी, और यही आई जी किस में जा रहा है, आगे आर में जा रहा है। तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर, इन दोनों का सम हो जाएगा। इसमें आई जी कॉमन, जी प्लस आर, आई जी को इधर भेजोगे तो वी अपॉन आई जी, जी को इधर भेजोगे तो माइनस का जी, तो आर की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी, वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। अब इसमें वही काम है कि अगर आप जी और आई जी की वैल्यू पता हो तो वी वोल्टेज के वोल्ट मीटर का आप निर्माण कर सकते हो। आपको जिस रेंज का चाहिए उसके लिए आर की वैल्यू फाइंड करो और उसके सीरीज में आप कनेक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, गैलोमीटर, एक ऐसा गैलोमीटर मिल जाएगा जो कि वोल्टेज का मेजरमेंट भी कर सकता है, मतलब वोल्ट मीटर बन जाएगा वो एक तरीके से। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। कल से हम क्लास 12 फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है। एक बार आप इसको पूरे को रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।